गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे और 11th स्टैंडर्ड में जो क्लासिफिकेशन, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, ये इतना पोर्शन हम लोग कंप्लीट किए थे। आपको बताया था कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसे आप कंप्लीट करोगे। और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर। वैसे आप अगर अपना बुक देखोगे तो उसमें पहले बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में डिस्कस किया है और होमोलोगस सीरीज के बारे में बताया है, वो हम आगे बताएंगे। बॉन्ड लाइन नोटेशन भी नोमेनक्लेचर वाले पार्ट नहीं आएगा, उस वक्त में आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, वहां बताएंगे। और होमोलोगस सीरीज, ये अल्केन अल्कीन अल्काइन जब डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन में, वहां क्लियर होगा। और जितना कुछ बताया हुआ है आप एनसीईआरटी बुक देखे होंगे, उतना तो 10th में आप होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन पढ़े हैं। थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर देते हैं जब बात निकला है तो। होमोलोगस सीरीज ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को कहा गया है जिसमें टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में CH2 ग्रुप या 14A का डिफरेंस होता है और इनका जनरल फार्मूला कॉमन होता है। जैसे अल्केन एक होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन करता है जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सभी हैं। और दो एडजेसेंट को अगर आप कंसीडर करते हैं, जैसे मीथेन और इथेन को कंपेयर करोगे तो उसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होगा। इथेन एंड प्रोपेन को अगर कंपेयर करते हैं तो वहां भी 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होगा। या उसी का मॉलिक्यूलर मास अगर निकाले तो 14 होता है। आते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर पर। नोमेनक्लेचर ये कहा जाता है कि इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ए कंपाउंड। नाम देने की विधि को, पद्धति को, प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहा जाता है। और जब हम लोग किसी का नेमिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, कुछ सिस्टम को देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी जब किसी कंपाउंड का नेमिंग किया जाता है तो इसमें 3 पार्ट हो सकते हैं, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये 3 पार्ट हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे कंपाउंड्स के नेमिंग में ये तीनों पार्ट जुड़े हो। एक प्रीफिक्स होता है, दूसरा वर्ड रूट होता है और तीसरा सफिक्स होता है। लेकिन कोई भी नाम देखोगे तो इनके अलावा कुछ नहीं रहेगा। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। एक से ज्यादा सफिक्स भी हो सकते हैं, तब उन्हें कहा जाएगा प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, टर्शियरी सफिक्स। एक से ज्यादा प्रीफिक्स भी हो सकते हैं तो उन्हें कहा जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। यानी कि मेन यहां पर पार्ट हो गया वर्ड रूट, और वर्ड रूट के पहले जो लगा वो प्रीफिक्स और वर्ड रूट के बाद जो लगा उसे सफिक्स कहा जाता है। तो अब यहां पर इन तीनों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। वर्ड रूट से स्टार्ट करते हैं, हम वहां से स्टार्ट करेंगे, वो सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। वर्ड रूट कहा जाता है इट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो कार्बन एटम के नंबर पर डिपेंड करता है उन्हें हम लोग वर्ड रूट करते हैं। और इसके अनुसार से आपको याद कराया गया होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, इस जगह पर लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इसी से रिलेटेड होता है इसका वर्ड रूट। वर्ड रूट जैसे अगर कार्बन एटम का नंबर 1 हो तो इन्हें कहते हैं हम लोग मीथ। अगर कार्बन एटम का नंबर 2 हो देन इट इज कॉल्ड ईथ। अगर 3 हो देन इट इज कॉल्ड प्रोप। अगर 4 हो तो ब्यूट, बट नहीं पढ़ते इसे ब्यूट पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। अगर 5 है तो पेंट, 6 के केस में हेक्स, 7 के लिए हेप्ट। अगर 8 रहा तो ऑक्ट। 9 के लिए यूज करते हैं हम लोग नोन। 10 के लिए यूज करते हैं डेक। 10 तक में यहां तक बताया गया होगा। यहां हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर 11 रहा तो इन्हें हम लोग लिखते हैं अनडेक। 12 के लिए यूज करते हैं हम लोग डू डेक। 13 के लिए यूज करते हैं हम लोग ट्राई डेक। 14 के लिए होता है टेट्रा डेक, टेट्रा डेक। 15 के लिए यूज करते हैं हम लोग पेंटा डेक।
फिर 16 के लिए हो जाएगा हेक्साडेक। अब इसी तरह से आगे की तरफ में ऐड करते चले जाएंगे। 17 अगर हुआ तो हेप्ट है तो हेप्टाडेक, 18 रहा तो ऑक्टाडेक, नोनाडेक, और जैसे ही इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हम लोग 20 पहुंचते हैं तो 20 के लिए लिखते हैं हम लोग इकोस। तो अब यहां देखो 10 के लिए लिखा गया डेक, तो 11 के लिए हो गया अनडेक, यानी अनवर्ड लग गया। तो उसी तरह से 20 के लिए जब इकोस है तो 21 के लिए हम लोग लिखेंगे अनइकोस, 22 के लिए हो जाएगा डू इकोस, फिर इसी तरह से आगे ट्राइकोस, टेट्राइकोस, पेंटाइकोस, हेक्साइकोस, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। 30 पहुंचेंगे तो 30 को कहा जाता है ट्राइकॉन, फिर अनट्राइकॉन, डू ट्राइकॉन, ट्राइकॉन, फिर उसी तरह से 40 पहुंचेंगे तो यहां कहा जाता है टेट्राकॉन, टेट्राकॉन, अनटेट्राकॉन, डू टेट्राकॉन, ट्राई टेट्राकॉन, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। हम लोग अगर 20 तक भी याद रखते हैं तो जितना सिलेबस है 12 तक का वो सारे कंपाउंड का नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। ये वर्ड रूट है और ये आपको याद रखना होगा, इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। 10 तक के तो यानी डेक तक आपको उसमें 10 में ही याद करवाएगा। अगर वो याद किए दिमाग में है तब ठीक है, अगर नहीं याद किए हैं तो अब एक लास्ट चांस मिल रहा है कि यहां आपको याद रखना है। तो इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑफ, नोन, डेक, अनडेक, डूडेक, इस तरीके से करके कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग वर्ड रूट के बारे में बात कर रहे थे जो कार्बन एटम के नंबर पर डिपेंड करता है। अब वर्ड रूट के बाद में सफिक्स था, इसके बारे में बात करते हैं। सफिक्स के बारे में कहा जाता है इट इज द पार्ट ऑफ नेम ऑफ ए कंपाउंड विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का नेचर कैसा है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर अनसैचुरेटेड है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कंटेनिंग है या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कंटेनिंग है। यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पर डिपेंड करता है कि उनका सफिक्स क्या होगा। यानी सफिक्स नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पर डिपेंड करता है। क्लासिफिकेशन याद करो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एसाइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन का 3 पार्ट था। सैचुरेटेड, जिन्हें हम लोग अल्कीन कहते हैं। अल्कीन, इट इज द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जितने भी कार्बन एटम हो सबके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, एंड हैज जनरल फार्मूला CnH2n+2, जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, उन्हें अल्केन कहा जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 आया था, अल्कीन, इट इज द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स, कोई भी 2 कार्बन एटम के बीच में कहीं पर भी अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो देन इट इज कॉल्ड अल्कीन, एंड इट हैज जनरल फार्मूला CnH2n। और थर्ड होता है, ये भी अनसैचुरेटेड का ही टाइप है, इन्हें अल्काइन कहा जाता है। अल्काइन का डेफिनेशन है इज द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी कार्बन हो कम से कम 2 के बीच में एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, एंड इट हैज जनरल फार्मूला CnH2n-2, ये इनका जनरल फार्मूला है। अब इसी से रिलेटेड इनका सफिक्स डिपेंड करता है, इनका सफिक्स यूज करते हैं। जैसे अगर अल्केन हो सकता है या अल्कीन हो सकता है या अल्काइन हो सकता है, तो सफिक्स में ये लास्ट का 3 लेटर यूज करते हैं। यानी अल्केन के केस में ANE हम लोग लगाते हैं, ANE। अल्कीन के केस में हम लोग ENE लगाते हैं, तो यहां हो गया ENE। और अल्काइन के केस में हम लोग YNE लगाते हैं, यानी यहां हो गया YNE। N, इन और Y, ये हाइड्रोकार्बन के केस में हुआ। अब ये 2 पार्ट आप लोग सीख गए, वर्ड रूट जो कार्बन एटम के नंबर पर डिपेंड करता है, और दूसरा हाइड्रोकार्बन का नेचर जो ये बताता है कि वो अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, और ये डिसाइड करेगा कि सफिक्स क्या होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ नेमिंग करते हैं हम लोग कंपाउंड का। यानी आपसे कहा गया है राइट डाउन द नेम ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं।
जैसे यहां दिया हुआ है फर्स्ट सपोज C5H10, कैसे नेमिंग करेंगे जो बता रहे हैं। आप क्या करोगे, वर्ड रूट जो रखे हैं वो सामने में रखिए। सबसे पहला काम आप करोगे, कार्बन एटम का नंबर देखोगे। यहां कार्बन एटम का नंबर कितना है 5। अब जो इसके पहले लिखवाए हैं वर्ड रूट, उस वाले पोर्शन को देखो। वर्ड रूट अगर कार्बन एटम का नंबर 5 है तो उसके लिए वर्ड रूट हम लोग यूज करते हैं पेंट। तो सबसे पहले हम लोग इस 5 की वजह से यहां लिख दिए हम लोग पेंट। अब दूसरा इसमें सफिक्स ऐड करेंगे। सफिक्स क्या होगा, यह डिपेंड करता है कि ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। और इसमें आपको हेल्प करेगा इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 CnH2n एंड CnH2n-2। ये कैसे आप इसको देखोगे, कार्बन का जो भी नंबर है उसका 2 गुना करो, डबल करो। तो अगर CnH2n 2 गुना से 2 ज्यादा है हाइड्रोजन का नंबर तो अल्केन होगा। कार्बन के नंबर के 2 गुना के बराबर है तो अल्कीन होगा, और अगर 2 गुना से 2 कम है तो अल्काइन होगा। अब यहां पर 5 है तो 5 दूसरा कितना होता है 10, और यहां पे हाइड्रोजन का नंबर कितना है 10। तो यानी कार्बन के जस्ट 2 गुने के बराबर है हाइड्रोजन का नंबर तो अल्कीन। कार्बन के नंबर के 2 गुने से 2 ज्यादा है अल्कीन, और कार्बन के नंबर के 2 गुने से 2 कम है -2 है तो अल्काइन। तो अभी यहां पर ये 2 गुने के बराबर है तो यहां ई नहीं लगाएंगे, तो यहां ये आ गया 18। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज C7H16 है। पहला काम, कार्बन एटम का नंबर कितना है 7, तो 7 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट हो गया हेप्ट। अब देखना है कि 7 2 जा कितना होता है 14, और 14 से ये 2 ज्यादा है। तो अगर कार्बन के एटम के 2 गुना से 2 ज्यादा तो वो अल्केन होता है, तो अल्केन के लिए हम लोग ए लगाएंगे। प्लस यहां पर सिर्फ बनाया है कि 2 पार्ट है, बाकी आप एक साथ में लिखोगे, कोई गैप नहीं। हेप्टेन सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल लेटर से होगा। थर्ड देखते हैं। सपोज दिया हुआ है C3H4। पहले तो 3 कार्बन एटम है तो 3 कार्बन एटम के लिए हम लोग लिख दिए प्रो। 3 2 जा 6, तो 6 से ये 2 कम है 4 ही है, यानी कि YN लगाएंगे यहां पर, तो इनका नाम हो गया प्रोपाइन। एक और जो कि जनरली लोग जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, ये C2H2 है। कार्बन का एटम यहां 2 है तो इसलिए यहां पर लिखेंगे हम लोग ईथ। अब 2 का 2 गुना करेंगे, 2 2 जा 4, और वहां ये 2 कम है तो 4 से 2 कम है, इसका मतलब ये भी अल्काइन हुआ, तो इस जगह पर YN लगाएंगे, यानी कि हो गया इथाइन। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ हो तो उस हाइड्रोकार्बन का हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे। अभी हम लोग जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उसमें हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ था, और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग नेमिंग कर रहे थे, जहां ध्यान रखे थे कि जनरल फार्मूला को याद रखेंगे, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन के लिए। अल्केन के लिए AN, अल्कीन के लिए EN, अल्काइन के लिए YN। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन के लिए CnH2n, अल्काइन के लिए CnH2n-2। अब रिवर्स चलते हैं, यहां नेमिंग दिया हुआ रहेगा और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। जैसे एग्जांपल में सपोज दिया हुआ है नोनियन, अब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। तो लास्ट का 3 लेटर छोड़कर आगे का जो पार्ट होगा वो वर्ड रूट के लिए होगा। तो वर्ड रूट है नोन, तो याद करो वर्ड रूट में नोन है तो कितने कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है 9, तो यहां लिख दिया 9। अब देखना है ANE यानी कि अल्केन है, तो अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, यानी कि कार्बन के एटम के 2 गुने से 2 ज्यादा। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम is 2 more than the double of the number of carbon atoms। कार्बन एटम के 2 गुने से 2 ज्यादा है, तो 9 2 जा 18 होता है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 20 हो गया, यानी C9H20। और एग्जांपल लेते हैं,
पेंटाडेकीन। फिर लास्ट का 3 लेटर छोड़कर आगे का जो भी होगा वो वर्ड रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे का ये पार्ट पेंटाडेक, पेंटाडेक का मतलब हो गया C15 और EN यानी अल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अल्कीन कार्बन एटम के 2 गुने के बराबर होता है। तो 2 गुने के बराबर तो 15 2 जा 30, तो C15H30 हो गया। और लेते हैं एग्जांपल हम लोग हेप्टाडेकाइन, हेप्टाडेकाइन। तो पहले आ गया हेप्टाडेक यानी कि 17 कार्बन एटम, और YN है यानी कि 2 गुना से 2 कम, तो 17 2 जा 34, उसमें से अगर 2 कम है तो 34 - 2 32 हो गया। तो C17H32 ये हेप्टाडेकाइन है। अगर दिया हुआ है प्रोपीन, फिर लास्ट का 3 लेटर छोड़ करके आगे वर्ड रूट है, तो वर्ड रूट प्रोप हो गया। तो प्रोप का मतलब हुआ 3 कार्बन एटम, तो यहां C3 लिख दिए, और EN यानी अल्कीन को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्कीन का मतलब हुआ कार्बन एटम का जस्ट डबल हाइड्रोजन का नंबर होगा। तो 3 2 जा ये वैल्यू हो गया कितना 6। तो 2 पार्ट पढ़े हम लोग। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो हम लोग हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कर सकते हैं, और अगर नेमिंग दिया हुआ है तो हाइड्रोकार्बन का हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। इस पार्ट को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हेडिंग वैसे ही डालिएगा, फर्स्ट वाले का हेडिंग होगा नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इस पार्ट का होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम देयर नेम, यानी उसके नाम से। अभी तक जो हम लोग नेमिंग कर रहे थे उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ था। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला की जगह पर स्ट्रक्चरल फार्मूला भी दिया जा सकता है, और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है तब उसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके नेमिंग का 2 मेथड है। एक कॉमन नोमेनक्लेचर जिसको ट्राइबल नेमिंग भी करते हैं, जिसे हम लोग TN से रिप्रेजेंट किए, जनरल मेथड ऑफ नेमिंग भी कहा जाता है, जो पहले से चल रहा होता था। और एक है IUPAC जिसको हम लोग IUPAC कहते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। इनका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आगे जब बताएंगे तो उसका पूरा फुल फॉर्म भी लिखेंगे। पहले हम लोग कॉमन नेमिंग के बारे में बात करते हैं। कॉमन नोमेनक्लेचर, ट्राइबल नोमेनक्लेचर में हम लोग उस हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके का है। अगर स्ट्रक्चर लीनियर फॉर्म में हो, यानी उसमें कोई ब्रांच नहीं लगा हुआ, तब उसके नेमिंग में हम लोग N टर्म यूज करते हैं, स्मॉल n, और प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका नॉर्मल, यानी बोला जाता है इसे नॉर्मल। अगर कहीं पर ब्रांच लगा हुआ है, तो अगर एक ब्रांच लगा हुआ है तो इसमें इसके नाम के आगे में आइसो लगाते हैं, और अगर एक ही कार्बन एटम पर ऊपर में भी और नीचे में भी ब्रांच लगा, ऊपर और नीचे एक ही कार्बन एटम पर, तब उस कंडीशन में उसके नाम के साथ में हम लोग नियो लगाते हैं। यानी कि नॉर्मल, आइसो और नियो ये इनके स्ट्रक्चर के अनुसार से हो गया। बाकी का बॉन्डिंग देखते हैं ध्यान से। अगर कहीं पर भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब वो अल्कीन हो गया। कहीं पर भी अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तब वो अल्काइन हो जाएगा। और अगर सारे के सारे कार्बन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तब वो अल्कीन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ एक एग्जांपल बताते हैं आप। जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। अब सबसे पहले ये आप देखोगे कि ये नॉर्मल है, आइसो है या नियो है। स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल, अगर कहीं ब्रांच है तो आइसो, और अगर एक ही कार्बन पर ऊपर नीचे 2 ब्रांच लगा हुआ है तो नियो। तो ये तो दिख रहा है कि ये नॉर्मल है, तो यहां नॉर्मल लिख दिए। टोटल कार्बन काउंट पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट, तो यहां लिख दिया हमने ब्यूट। अब तीसरा काम देखना है। पहला देखिए स्ट्रक्चर, दूसरा देखिए कि कितना कार्बन एटम है तो वो डिसाइड कर दिया वर्ड रूट। अब तीसरा पार्ट देखेंगे कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। तो देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इस डबल बॉन्ड के अनुसार से ये अनसैचुरेटेड हुआ, और जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग है उसको अल्कीन कहा जाता है।
तो अल्कीन के लिए हम लोग ENE लगा दिए, तो इसका नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटीन। दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH। अब देखो इसमें एक ब्रांच लग गया, तो अगर ब्रांच लगा हुआ है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आइसो। तो पहले हम लोग लिख दिए यहाँ पे आइसो। टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 1 5, सारे कार्बन को जोड़ देंगे तो ये 5 से हो गया फ्रेंड, 1 2 3 4 5। और इस जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये हो कि अल्काइन है, तो अल्काइन के लिए हम लोग YNE लगाते हैं, तो इसका नेमिंग किया तो हो गया आइसोपेंटाइन। यानी ये हो गया नॉर्मल ब्यूटीन, ये फर्स्ट एग्जांपल था। ये सेकंड हो गया आइसोपेंटाइन। थर्ड देखते हैं हम, CH3 C CH3 CH3 CH2 और CH3। तो यहां देखो एक ही कार्बन एटम पर ऊपर में भी और नीचे में भी, यानी कि दोनों जगह पे ब्रांच लगा हुआ है, तो इसलिए इसके आगे तो सबसे पहले नियो लगा दिए। तो हमें लग रहा है कि आपको नॉर्मल, आइसो और नियो का कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब टोटल कार्बन काउंट कर देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन से हो गया हेक्स। सब जगह पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए ANE यानी हेक्सेन। तो ये हो गया नॉर्मल सॉरी नियो हेक्सेन, ये इस कंपाउंड का नेमिंग कोड। ये ट्राइबल मेथड है, लेकिन अब ये ट्राइबल नेम को हम लोग सिर्फ जानकारी के लिए याद रखते हैं। कई लिमिटेशन है इस मेथड के, कुछ इनका बताते हैं आपको। जैसे यहां देखो CH3 CH CH3 CH2 CH2 और ये CH3, एक ये कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड है ये CH3 CH2 CH CH3 CH2 और CH3। इन दोनों का नाम लिखते हैं, तब फिर पता चलेगा कहां क्या लिमिटेशंस है, नहीं है। यहां देखिए कि एक ब्रांच लगा हुआ है, इसलिए इसमें क्या लगा दिए, आइसो। टोटल कार्बन एटम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन एटम से ये हो गया हेक्स। सब जगह पर सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं, इसलिए ए आइसोहेक्सेन। देखो यहां डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड, यहां ट्रिपल बॉन्ड था, इसे कंसीडर करना है, तब वो इन और आइन होगा। सब जगह पर सिंगल था, तो हेक्सेन। इसे देखते हैं, यहां भी एक ब्रांच लगा हुआ है, तो इसके लिए हो गया आइसो। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 1 6, तो 6 से हो गया हेक्स। और सब जगह पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ए आइसोहेक्सेन। अब दोनों का देखो नाम सेम, ये भी आइसोहेक्सेन है, ये भी आइसोहेक्सेन है, लेकिन देखो तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है क्या, नहीं है। और जब स्ट्रक्चर सेम नहीं है तो दोनों का प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगा। इनके रिएक्शन से किसी और कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इसके रिएक्शन से किसी और कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो अब सोचो आप कि अगर आपको कहा गया कि आइसोहेक्सेन ले आइए, तो एक स्टूडेंट ये लेकर के आ रहा है, दूसरा स्टूडेंट ये लेके आ रहा है, और दोनों आगे रिएक्शन प्रोसीड करता है, तो दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा, दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो जब प्रॉपर्टीज अलग है तो नाम कैसे सेम होगा, ये इस मेथड का लिमिटेशन है। यानी कि कई वैसे कंपाउंड होंगे जिनका नेमिंग बिल्कुल ट्राइबल नेम के अनुसार से एक ही होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो इसलिए इस मेथड को हटाकर इसकी जगह पर IUPAC आया। अब आगे हम लोग IUPAC के बारे में बात करेंगे, बीच में जहां जहां कॉमन नेम का जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ आप बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल, आइसो, नियो कब यूज किया जाता है वो आप देखोगे। आप में से अब कई लोगों के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है, यहाँ CH3 लिखा हुआ है, यहाँ CH लिखा हुआ है। 10th में पढ़े होगे आप, कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन का 4 ही बॉन्ड बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस कार्बन एटम का 1 2 3 बॉन्ड हो गया, इसलिए सिर्फ एक हाइड्रोजन है।
इस कार्बन के पास में एक और एक दो ही बॉन्ड बना है, इसलिए 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन का सिर्फ एक ही बॉन्ड है, इसलिए इसके साथ 3 हाइड्रोजन। कार्बन का 4 से ना तो कम बॉन्ड होगा और ना ही 4 से ज्यादा होगा। तो टेट्रा वैलेंसी को जस्टिफाई करने के लिए यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहां आते हैं, जहां पे ऑलरेडी 4 है। देखो यहां पे इस कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसका 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया है। और क्लियर होगा जब हम लोग नोमेनक्लेचर के बाद में, नोमेनक्लेचर अभी चलेगा, लंबा पार्ट है, इनसाइड को देखेंगे तो 2 पेज में कंप्लीट हो गया, लेकिन वो समझ में नहीं आने वाला है। इसको नोमेनक्लेचर को बिल्कुल एकदम इत्मीनान से, आराम से हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। बस आपको जो जो बता रहे हैं, जो वर्क करने के लिए, उसको आप कंप्लीट कीजिएगा बगैर छोड़े हुए। इत्मीनान से आप इसे ध्यान में रखोगे, क्योंकि 12th का ऑर्गेनिक क्या होने वाला है वो 11th के ऑर्गेनिक पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ हम सारे बेसिक पार्ट को लेकर के चल रहे हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आईयूपैक नोमेनक्लेचर पर आते हैं। IUPAC लिखा जाता है, ये एक्चुअली एब्रिविएशन है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यहीं से इंटरनेशनल का I U P A और ये C आया है, तो इसको हम लोग IUPAC या IUPAC कहते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री में किसी भी तरह के होने वाले चेंजेस को ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है। यानी कोई भी नया रिकमेंडेशन होगा, क्योंकि साइंस यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, सब जगह पे पढ़ा जाता है। मे भी आप जो है अपना लैंग्वेज पेपर पढ़ रहे हैं, तो इंडिया का लैंग्वेज पेपर कुछ अलग हो सकता है, स्टेट में भी वेरी कर जाता है, अमेरिका में कुछ और हो सकता है, हिस्ट्री डिफर कर सकता है, क्योंकि हम जो है इंडियन हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करेंगे, कोई दूसरा कंट्री जो वो अपने कंट्री के हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करेगा। बट साइंस को यूनिवर्सल सब्जेक्ट कहा जाता है और ये सब जगह पर पढ़ा जाता है। हाइड्रोकार्बन के जो नोमेनक्लेचर का मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो नेमिंग हम लोग कर रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी सब जगह पर वही होता है। CH4 सब जगह पर मीथेन ही होता है। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो सकता है, कोई मीथेन कहते हैं, कोई मेथेन कहते हैं, तो वो हो सकता है, बट मेथड जो लिखने का जो है वो सब एक ही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन IUPAC उसको गवर्न करती है। कोई भी चेंजेस हुआ और IUPAC टाइम टू टाइम नए नए रिकमेंडेशन आते हैं, इसलिए कहा जाता है आप पुराने बुक को ही देखेंगे तो वहां पर जो वैल्यू रहेगा वो अभी का जो रिसेंट वैल्यू है वहां पर वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप लोग जब यहाँ नेमिंग पढ़ेंगे तो अल्कोहल में हम लोग पढ़ेंगे ब्यूटेन टू ऑल, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो उस वक्त हम पढ़ते थे 2 ब्यूटेनॉल, तो वो चेंजेस आया है नए रिकमेंडेशन के अनुसार से, तो कई चेंजेस आता है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे हम लोग, IUPAC नेमिंग के बारे में बात करेंगे। IUPAC नेमिंग में सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का टर्म आता है। अल्काइल ग्रुप कहते किसे हैं? इट इज द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। यानी अल्केन से हाइड्रोजन हटाने के बाद जो ग्रुप बचा रहता है उसे हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अल्कीन से हाइड्रोजन रिमूव करने पर जिस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप, और इस अल्काइल ग्रुप को जनरली हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे कई जगह पर R टर्म आएगा, वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कुछ एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे CH4 ये मीथेन है, अल्केन है। इस मीथेन से अगर आप एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हो then it result the formation of CH3 और इसका नाम होता है मिथाइल। स्पेलिंग पर ध्यान दोगे क्योंकि कई लोग यहाँ भी मिस्टेक करते हैं, सिर्फ YL लगा हुआ है, YL है, और कुछ लोग YLE कर देते हैं। अगर E कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। यानी अल्केन में A हटाकर सिर्फ YL लगाया जाता है, तो मिथाइल हो गया। अब ये माइनस नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा, ये एक्चुअली ये बॉन्ड है।
मीथेन का स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी याद करो, लीविस डॉट का स्ट्रक्चर लिखते हैं लोग, ये मीथेन है। अब इस मीथेन में से अगर आप सिर्फ 3 हाइड्रोजन एटम डाल रहे हो तो यहां पर ये 3 हाइड्रोजन एटम हो गया और ये एक बॉन्ड फ्री बचा हुआ रहेगा। यही फ्री बॉन्ड यहां पर ये दिखता है, यानी कि ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो किसी दूसरे के साथ जाकर अटैच होगा। तो मीथेन से बना मिथाइल ग्रुप। उसी तरह से C2H6 ये इथेन है। इस इथेन से अगर आप 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हो देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ C2H5 और इस C2H5 को इथाइल ग्रुप कहा जाता है। तो मीथेन से बना मिथाइल, इथेन से हो गया इथाइल। उसी तरह से C3H8 ये प्रोपेन है, प्रोपेन। अब यहां से अगर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इनका फार्मूला हो जाएगा C3H7 और इन्हें कहा जाएगा प्रोपाइल। तो आप समझ में आ गया, मीथेन से मिथाइल, इथेन से रिमूव किया तो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये सभी अल्काइल ग्रुप होते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट है, यानी जो पेरेंट चेन के साथ में अटैच्ड होता है उसे हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो यहां तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में अब आगे हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। अब IUPAC नोमेनक्लेचर में 2-मिथाइल ब्यूटेन, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए 10th का अगर पढ़ा हुआ पोर्शन है तो उसको आप थोड़ा सा देखिएगा, यानी कि अगले क्लास में 10th को हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि जो पार्ट है। तो आज जहां तक बताएं वहां तक आप अपनी कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।